नमस्ते। मेरा नाम प्रेम वर्मा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ और रोचक बनाने के प्रयास मिशन अभ्युदय मार्ग का ये यूट्यूब वीडियो। और हमारे साथ उपस्थित हैं यूपीएसआरजी के सदस्य श्री संजीव कुमार शर्मा जी, जो मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को साकार करने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। और आज हम बात करेंगे आधारशिला पुस्तक के बारे में। आधारशिला पुस्तक के अंदर जो उसका पहला भाग है, उसके अंदर कौन कौन से चीजें हैं, इन पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको नमस्कार। हाँ, तो सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये फाउंडेशन लर्निंग क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। नमस्कार प्रेम। जैसा कि हम जानते हैं, बच्चों से जब हम सीखने की बात करते हैं, सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं हमारे, उन बच्चों को जो आना चाहिए, जैसे कि उनको सुनने बोलने के अवसर मिलने चाहिए, उनको अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए, सृजनात्मकता के अवसर मिलने चाहिए, चीजों को अपनी पसंद के आधार पर उलटने पलटने और देखने का अवसर मिलना चाहिए और समूह में खेलने का अवसर मिलना चाहिए। अगर इतने सारे अवसरों की बात करें और इन सारे अवसरों को यदि हम विषयों के रूप में समाहित करें तो दो नाम निकल के आते हैं, भाषा और गणित, यानी अर्ली लिटरेसी और अर्ली न्यूमरेसी। ये कहीं ना कहीं सीखने के आधार होते हैं और इन्हीं आधार स्तंभों को जब हम आगे लेकर बात करते हैं, वही साकार रूप में सामने आती है आधारशिला। जी प्रेम। तो सर यही आधारशिला को लेकर के जो हमारी पहली पुस्तक है आधारशिला, तो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और इसे किस तरीके से हमें यूज करना है। जी प्रेम, जैसा मैंने अभी कहा, अर्ली न्यूमरेसी और अर्ली लिटरेसी की जब हम बात करते हैं, भाषाई और गणितीय दक्षताओं की बात करते हैं, तो भाषा का एक सामान्य आधार जो होता है वो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चार चीजें ऐसी होती हैं जो भाषा की दक्षता के रूप में आधार का काम करती हैं। इसी तरह से जब हम गणित की बात करते हैं तो क्या हमें नहीं लगता कि बच्चों को संख्या से पूर्व अवधारणाएं आनी चाहिए, संख्याओं का बोध होना चाहिए। गणित की संक्रियाएं, सामान्य संक्रियाओं की बात करें, जोड़ने की, घटाने की, भाग की और गुणा की बात करें, तो ये चीजें बच्चों को आनी चाहिए। सामान्य मापन की चीजें आनी चाहिए, ज्यामितीय आकृतियों की समझ बच्चों को आनी चाहिए। यही सब तो आधारशिला है और इसी सब को एक रूप देते हुए इस पुस्तक में ये सोचा गया कि अगर हम इन क्षेत्रों में काम करें, इन क्षेत्रों पे होने वाले परिवर्तनों की बात करें, तो इस सब से क्या प्रभाव पड़ेगा, किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा और कैसे प्रभाव पड़ेगा। जब हम इसमें आगे जब बात करते हैं तो कोई एक उदाहरण हम देखते हैं, यानी उचित प्रकार से सुनने व बोलने की क्षमता यदि बच्चों में बढ़ा दी जाए तो बच्चे पढ़ने और लिखने में दक्ष हो सकेंगे और अलग अलग चीजों के संदर्भों को पढ़कर समझ सकेंगे। ये एक ऐसा आधार है जो बच्चे के लिए बेहद मजबूती के साथ होगा और इन्हीं आधारों पर बात करने के लिए हमने इसमें आधारशिला पुस्तक में इस बात का विवरण दिया गया है कि बच्चों में जो समझ विकसित होगी वो बुनियादी समझ होगी भाषा और गणित की। अन्य विषयों को सीखने के लिए ये जो समझ होगी ये आधार का काम करेगी और विषयगत विकास के साथ साथ कार्य एवं व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा। साथ ही मानव मूल्यों जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, संवेदनशीलता, सामूहिक जिम्मेवारी, भावनात्मक और क्रियात्मकता का विकास होगा। यही बस आधारशिला है। जी प्रेम। धन्यवाद सर। आपने बताया कि आधारशिला पुस्तिका क्या है और ये किस लिए बनाई गई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसका हम शिक्षक उपयोग कैसे करें। जी प्रेम। जी सर। आधारशिला किताब को यदि आप देखेंगे तो इसे कुल मिलाकर 6 भागों में बांटा गया है और अलग अलग भागों में, जैसे पहले भाग में इसके उपयोग के बारे में, इसके महत्व के बारे में, ERAC आधारित गतिविधियों के बारे में, दूसरे भाग में हिंदी एवं भाषा विकास के विषय में, तीसरे भाग में गणितीय दक्षताओं के विकास के बारे में, चौथे भाग में कक्षा 3, 4 और 5 में भाषा,
गणित के साथ साथ परिवेशीय अध्ययन की बात की गई है और भाग 5 में सामान्य आकलन और मूल्यांकन की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। यदि हम बात करें तो इन तीनों ही विषयों में यानी भाषा, गणित और परिवेशीय अध्ययन, इन तीनों ही विषयों में प्रमुख क्षेत्र लर्निंग आउटकम्स हैं और उन लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए हमें इन 6 भागों का अध्ययन करते हुए ERAC गतिविधि आधारित शिक्षण पर फोकस करते हुए हमें आगे के लिए बात करनी होगी। जी प्रेम। सर, आपने बताया कि हमें गतिविधि आधारित शिक्षण करना है और उसके लिए हमें लर्निंग आउटकम्स को जानना होगा। तो यहाँ पे सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये ERAC क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा गतिविधि आधारित शिक्षण में। जी सर। जी प्रेम, बिल्कुल। वास्तव में ERAC क्या है? ERAC एक शिक्षण सिद्धांत है, शिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसमें E फॉर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, A फॉर एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन या कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष के सिद्धांत पे काम करते हैं। अर्थात देखा जाए तो ERAC एक ऐसा शिक्षण सिद्धांत है जिसमें एक टीचिंग लर्निंग साइकिल की हम बात करते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन है, प्रैक्टिस है, असेसमेंट है और इसके आधार पर हम हर बच्चे का सीखना सुनिश्चित कर सकते हैं ERAC शिक्षण पद्धति के आधार पर। जी प्रेम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि कुछ लक्ष्य और आकलन संकेतक दिए गए हैं हमारी इस पुस्तिका में और उनको निर्धारण कैसे किया गया है उस पुस्तिका में, और उसके बारे में एक ओवरव्यू दें कि ये क्या है और किस प्रकार से इनका उपयोग करना है। बिल्कुल प्रेम। जैसे आपने कहा लक्ष्य एवं आकलन संकेतक यानी गोल्स एंड असेसमेंट इंडिकेटर्स, ये तो तय है कि जब आप कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं तो आपके पास लक्ष्य होना चाहिए और जब लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपके पास ऐसे इंडिकेटर्स होने चाहिए जिनके जरिए आप ये आकलन कर सकें कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है कि नहीं। ठीक इसी तरह से आधारशिला में भाग 1 में प्रत्येक कक्षा के लिए लक्ष्य और आकलन संकेतक निर्धारित किए गए हैं। संक्षेप में अगर मैं बताना चाहूं तो कक्षा 1 में एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि सभी बच्चों में सुनकर समझने का कौशल विकसित हमको करना है। तो इसके लिए जो इंडिकेटर्स की पहचान की गई है, आकलन संकेतक या इंडिकेटर्स हम कहें तो क्या होगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हम क्या देख सकते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, समान और असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं, जैसे कि घंटी की आवाज हो या ढोलक की आवाज हो। इसी तरह से बच्चे समान और असमान ध्वनि के शब्दों में अंतर करना सीख जाते हैं। बच्चे शब्दों को सुनकर शब्दांशों को अलग अलग कर लेते हैं और इसी तरह से बच्चे ध्वनियों को सुनकर उनको पहचानने लगते हैं। यदि बच्चे ऐसा करते हुए दिखें तो ये समझ लीजिए कि हमें अपना लक्ष्य निर्धारित जो लक्ष्य है हमारा, हम हासिल करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ऐसे लक्ष्य एवं आकलन संकेतक कक्षा 1 से लेकर 5 तक निर्धारित किए गए हैं और विस्तृत विवरण में आधारशिला के भाग 1 में ये पूरा विवरण पृष्ठ संख्या 51 से शुरू हुआ है। जो लोग देखना चाहे, पढ़ना चाहते हैं, उस पुस्तक में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जी प्रेम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया कि कुछ लक्ष्य और आकलन संकेतक दिए गए हैं और जिनका निर्धारण किया गया है, लेकिन क्या कोई ऐसी कार्य योजना बनाई गई है जिनके द्वारा ये लक्ष्य और संकेतक हमें मिलेंगे या हम कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने जब बात की लक्ष्य निर्धारित कर दिए, उसके लिए इंडिकेटर्स निर्धारित कर दिए, तो हाँ, इसके लिए कार्य योजना भी निर्धारित की गई है। आप ऐसे समझिए किसी सत्र के शुरुआत में अप्रैल से जुलाई के बीच में कुछ आकलन पत्र तैयार किए जाएंगे। उन आकलन पत्रों के आधार पर प्रत्येक शिक्षक
अपने छात्रों का एक टेस्ट लेंगे। उस टेस्ट के आधार पर, उस आकलन के आधार पर यह तय किया जाएगा कि किन छात्रों द्वारा ये लक्ष्य हासिल किए गए हैं और कौन से छात्र शेष हैं। जो छात्र उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन लर्निंग आउटकम्स को नहीं हासिल कर पा रहे हैं, उनके लिए एक 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर की संकल्पना इसमें की गई है और उसका पूरा विस्तृत विवरण इसमें दिया गया है। प्रत्येक छात्र के उस लेवल तक पहुंचने तक 50 दिवसीय शिविर की पूरी संकल्पना आधारशिला के भाग 1 के अंत में दी गई है। जी प्रेम, धन्यवाद सर। और आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमें दी और ये बातचीत का क्रम यूं ही आगे चलता रहेगा। मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स में से एक है लर्निंग आउटकम, जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा और इसको देखने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। आप सभी को नमस्कार।